नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीसीएस क्रांति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, प्रीलिम्स का ब्रह्मास्त्र सीरीज में पीसीएस क्रांति टीम द्वारा घटनाचक्र पूर्वावलोकन के सारे सब्जेक्ट को कवर कराया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारतीय इतिहास पोर्शन में आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन से आपको पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा पीसीएस क्रांति टीम अभी फिलहाल भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर, इन सब के टॉपिक को लेकर आ रही लगातार। आप वहां से देखकर अपने घटना चक्र के पोर्शन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास को कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आप अगर उसकी प्लेलिस्ट, आप उसके वीडियो को नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले उसकी वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद फिर आप लोग मध्यकालीन भारत के प्लेलिस्ट को देखिए। ठीक है, और आपको बहुत कम ही समय में, जैसे कि लगभग 8 घंटे लगे हैं प्रीलिम्स प्राचीन भारतीय इतिहास में, और ऐसे 5 घंटे लगेंगे लगभग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को खत्म करने में। अगर आप लोग उसको देख ही लेते हैं तब भी आपको लगभग सही करने के क्वेश्चन जो पीवाईक्यू रहेंगे वह लगभग सही करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य से अगला अपना टॉपिक। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य, इसके बारे में हम देखेंगे आज अपने क्वेश्चन को। तो पहला हमारा क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर राज्य की राजधानी थी, राज्य की स्थापना की थी। ठीक, स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का, 2 भाई थे, उन्होंने मिलकर करी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने मिलकर करी थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक तो हरिहर बुक्का। ठीक है, सेम क्वेश्चन। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, वही क्वेश्चन, हरिहर बुक्का। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने, 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने किस नगर की स्थापना करी थी? तो विजयनगर राज्य की स्थापना करी थी। शासक राजवंश संगम, सालू, तुलु किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह भी विजयनगर से संबंध है इनका संबंध, क्योंकि सालू, तुलु और जो थे क्या था, एक संगम, यह सब विजयनगर साम्राज्य के राजवंश थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की और उसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने नए राज्य के शासन को दायित्व लिया, जिसके बारे में जाना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण समस्त भूमि उस देवता की है? तो हरिहर प्रथम ने की थी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के तट पर, दक्षिणी तट पर। ठीक है, अपनी मधुरा विजयम कृति में अपने पति के विजयी अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन सी है? तो गंगा देवी हैं। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में के इनमें से किसी एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और उस नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्या का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? देवराय प्रथम, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया था। ठीक है, तो दोस्तों यह बात सही है बिल्कुल। ठीक है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू वंश को गद्दी से हटाकर राज सिंहासन छीना, यह भी सही है। वीर नरसिंह उत्तरवर्ती उनके अनुज विजय कृष्ण देव राय थे। ठीक है, यह भी कथन आपका सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, यह भी बात सही है। तो जबकि 4 ऑप्शन सही है और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? दोस्तों, गोलकुंडा का युद्ध उसने कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, तो थे 8 तेलुगु कवि थे। कौन कौन थे उसको देख लेना। पेडन्ना उसमें से सबसे प्रमुख थे। ठीक है, समझ रहे? इसमें से किसे आंध्रभोज कहा जाता था? दोस्तों, आंध्रभोज कृष्णदेव राय को कहा जाता था। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? दोस्तों, कृष्णदेव राय से संबंधित, जो कि 8 तेलुगु कवि थे, इन्हें अष्टदिग्गज का नाम दिया जाता था, जिसके प्रमुख पेडन्ना थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो दोस्तों, वह था तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग। ठीक है, कृष्णदेव राय ने अपनी नगर की राजधानी स्थापित किस नगर की स्थापना करी थी? नागलपुर नगर की स्थापना करी थी। इसमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम की रूपनगरी बस्ती की स्थापना करी थी? तो दोस्तों, कृष्णदेव
राय ने करी थी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को आपको चुनना है, जिसमें से है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्याद ग्रंथ की रचना करी थी, बिल्कुल बात सही है। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, यह भी बात सही है। उनके दरबार में अल्लसानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित हुआ करता था, जो संस्कृत और तमिल कवि भाषाओं का ज्ञाता था, तो यह भी बात आपकी बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपके सही तीनों कथन, सभी तीनों कथन एकदम सही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो दोस्तों कृष्णदेव राय के शासनकाल में हजारा मंदिर का निर्माण हुआ था। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? तो अल्लसानी पेडन्ना को दी गई। ठीक है, उन्हें वह अष्टदिग्गज में प्रमुख भी माने जाते हैं। अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था? तो देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किस शासनकाल में भारत में आया था? तो देवराय द्वितीय से। सेम क्वेश्चन, निकोल कॉन्टी कौन था? तो यह इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं निम्नलिखित में से किसमें निपुण थी? तो कुश्ती में भी थी, ज्योतिष शास्त्र में भी थी, लेखाकरण में थे, भविष्यवाणी में थे। 1 2 3 4 सारे क्वेश्चन ऑप्शन आपके सही है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो दोस्तों इसमें से कम्बन, नयनन, टिक्कन और कुट्टन टिक्कन कहा गया, तो इसमें से नयनन और टिक्कन थे, जो 3 और 4 ऑप्शन सी आपके सही हो जाएगा। यह महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए ये प्रसिद्ध की थे। ठीक, इन्होंने शुरुआत करी थी। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार साइंड का आश्रय प्राप्त था, तो दोस्तों वह थे विजयनगर राजाओं के साम्राज्य काल में। ठीक है, और वो किसके साम्राज्य काल में थे? तो दोस्तों वह थे विजयनगर साम्राज्य काल में। ठीक है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्नलिखित में से किसके काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य काल में सक्रिय थे। निम्नांकित में से किसके राज्यरोहण से अब 500 वर्ष गुजर चुके हैं? तो दोस्तों कृष्णदेव राय के राज्यरोहण में 500 वर्ष तो हो चुके, क्योंकि वो 1509 ईस्वी में राज कर रहे थे। ठीक है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? दोस्तों तालिकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और यह हुआ था विजयनगर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर के संयुक्त सेनाओं के बीच विजयनगर से, जिसमें विजयनगर पराजित हो गया था। 1565 में कौन प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसमें से हुआ था तालिकोटा का युद्ध। तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था तो विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो दोस्तों वेंकट सेकंड था। ठीक है, वेंकट विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पे उसकी जो मुख्य विशेषता थी वह थी उसकी भू राजस्व प्रणाली। ठीक है, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए अर्थरोपित यानी आरोपित अर्थदंड और राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि का था, जिसे शिष्ट या शिष्ट या राय रेखा भी कहा जाता था। भूमि का भलीभांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। बिल्कुल बात सही है। कारखानों के लिए निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, यह भी बात दोनों ही सही है। ऑप्शन सी आपके दोनों बातें बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान के खंडहर विजयनगर को प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह है हम्पी। ठीक है, जो कि कर्नाटक है वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिला है? तो दोस्तों वह मिला हम्पी में, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ऐसा भेजा था उसने बुक्का प्रथम ने। ठीक है, सॉरी, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? दोस्तों वह देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे, और देवराय द्वितीय के दरबार में ही अब्दुल रज्जाक, जो कि फारसी यात्री था, वह भी वहीं रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था, सॉरी रहता नहीं था, आया था। ठीक है, और जो यह श्रीनाथ थे उनकी एक रचना थी श्रृंगार नैषधम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो यह लोग चंदेल लोग कल्याण मंडप मनाते थे अपने मंदिर
स्थापत्य में, ठीक है, जहां पर धार्मिक उत्सव के समय देवी देवता की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी, जिसमें देव विवाहों का आयोजन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसमें 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों वह बेलूर में अवस्थित, सॉरी हम्पी में अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। इसका निर्माण करवाया था कृष्णदत्त राय देव राय ने 1509 से लेकर 1529 के बीच में, जो जिनका शासनकाल था। और यह दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंतिम क्वेश्चन है, और विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। यह विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? तो दोस्तों यक्षगान का हुआ था, जो कि कर्नाटक का वर्तमान में एक नृत्य परंपरा है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य परंपरा है वर्तमान में, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अपने अगले टॉपिक में दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित क्वेश्चनों को। और प्रशासन के अलावा दिल्ली में अब साहित्य बचता है, साहित्य समाप्त हो जाएगा तो पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। और हम लोगों ने 2 टॉपिक में दिल्ली सल्तनत समाप्त कर लिया, और 2 ही टॉपिक हमें लगेंगे लगभग मुगल काल को समाप्त करने में, और एक आध टॉपिक लगेगा जैसे भक्ति वाला और फिर मराठा वाला क्षेत्र, बस इतने में समाप्त हो जाएगा, पूरा मध्यकालीन आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चनों को, जो कि प्रशासन से संबंधित उन क्वेश्चनों को कराने में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, इतिहासकार बर्नी जो था ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासक को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि क्या कारण था उसने इस्लामी नहीं माना? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, मुस्लिम धर्म तत्व की अक्सर उपेक्षा की जाती थी, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ स्वयं के भी नियम बना दिए थे, गैर मुस्लिमों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। तो दोस्तों इसलिए इस्लामी नहीं माना जाता, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर सुल्तान किस वर्ग से थे? तो दोस्तों वह थे तुर्क थे, ठीक है। निम्नलिखित में से विचार करना कथनों पर पहला कथन दिया, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, ठीक है। दिल्ली सुल्तानों की एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तो दोस्तों इसमें से क्या है कि दोनों ही कथन बिल्कुल सही थे, लेकिन तीसरा कथन जो दिया है, मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल के अस्तित्व में आया था, यह बात बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके से ऑप्शन बी आपका, सॉरी ऑप्शन तीसरा गलत हो जाएगा, तो यह कट जाएगा और यह कट जाएगा, और ऑप्शन ए इसके में सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, दिल्ली सुल्तानों ने एकता प्रणाली एक देशी संस्था नहीं थी, यह मंगोलों से ली गई एक व्यवस्था थी। इस तरीके से ऑप्शन 2 कट जाएगा, तो आपका केवल एक ही सही बचेगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो दोस्तों कौन सी नहीं है? एकता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी, यह विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीधे खाते में नहीं जाती थी, उसे उन्हें सैनिक वैनिक भी रखने पड़ते थे जिनको एकताएं दी जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो दोस्तों सबसे पहले है कि परगना है, परगना के बाद सरकार, सरकार के बाद सूबा आता है। परगना मतलब छोटा सा तहसील टाइप से ले लो, तो सरकार मतलब जिला ले लो, और सूबा मतलब राज्य ले लो, प्रांत ले लो, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज विभाग की स्थापना किसने करी थी? तो दिल्ली सल्तनत में दीवाने आरिज विभाग की स्थापना बलबन द्वारा की गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेल नहीं है? दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी सही है, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक यह भी सही है, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक यह भी सही है, दीवाने रियासत बलबन यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि दीवाने रियासत जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी जिसे बाजार और नियंत्रण विभाग था उससे संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ भी सुमेल करना है। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने मुस्तखराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने आरिज मोहम्मद बिन तुगलक यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत, और फिरोज शाह तुगलक और दीवाने बंदगान यह बात सही है, क्योंकि यह दासों से संबंधित ठीक है थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली काल में सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों या कृषि से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना करी? सेम क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा।
सूची 1 सूची 2 को शामिल करना। सूची 1 में दीवाने आरिज है, दीवाने रिसालत है, दीवाने इंसाफ, दीवाने वजारत है। इधर दिया धार्मिक मुद्दों से संबंधित, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, वित्तीय मामलों से संबंधित, सेना विभाग से संबंधित। तो दीवाने आरिज जो होगा वो सेना विभाग से हो गया। दीवाने इंसाफ जो हो गया, दीवाने वजारत जो हो गया वह वित्तीय मामलों से शायद संबंधित है। ठीक है, दीवाने वजारत वित्तीय मामलों से, दीवाने इंसाफ सरकारी पत्र से संबंधित है, और दीवाने रिसालत जो है वो धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। तो इस तरीके से आपका होगा 4, 1, 2, 3 ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दीवाने आरिज विभाग संबंधित है तो दोस्तों दीवाने आरिज विभाग रक्षा विभाग से संबंधित, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विचारत का चरमोत्कर्ष हुआ है? ठीक है, चरमोत्कर्ष हुआ था, तुगलक वंश के समय में यह बात हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था। तो दोस्तों यह विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों को मिलकर बना था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर कर लगाने वाले कर को इंगित करता है? खराज, उसर, खुम्स और मुक्तई। दोस्तों यह जो खुम्स है यह नहीं करता, बाकी सारे के सारे भूमि से संबंधित है। तो 1, 3, 4 आपके सही आंसर हो जाएंगे। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता प्रारंभ की थी? तो दोस्तों वह की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता था? दोस्तों गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व को सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो कौन था उस समय भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी? हुआ था चौधरी। ठीक, अगला क्वेश्चन है। सर पर कर लगाया जाता था, तो दोस्तों यह लगाया जाता था सिंचाई पर कर यह होती थी। ठीक है, जवाबित का संबंध किससे संबंधित है? तो दोस्तों जवाबित का काम राज्य कानून से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हदीस क्या है? हदीस एक इस्लामिक कानून है। ठीक है, खरीदादार कौन होते थे? दोस्तों खरीदादार जो होते थे, जो फरमानों को भेजने वाले अधिकारी को खरीदादार बोला जाता था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या है? तो फवाजिल वह होता था जो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा किए जाने वाले अतिरिक्त राशि होती थी, उसे फवाजिल बोला जाता था। सल्तनत काल की 2 मुद्राओं का पता कीजिए जिसमें निम्नलिखित कूट में से कौन कौन से? तो दाम रुपया, जीतल टंका किया जाता है, जिसमें से क्या है कि आपको जीतल जो कि इल्तुतमिश और टंका भी इसके द्वारा किया जाता है, जो कि सल्तनत की 2 प्रमुख मुद्राएं। 2, 4 आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 2 लोग देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया है? तो यह चलाया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इल्तुतमिश था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और उसके बाद फिर है क्वेश्चन। सल्तनत काल के सिक्कों टंका, ससगनी और जीतल किन धातुओं के थे? तो दोस्तों वह थे चांदी और तांबा के। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो दोस्तों वह हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को समाप्त कर लिया। अब हम लोग स्थापत्य को देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के। पहला क्वेश्चन है। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका आविष्कार दोस्तों चीन में हुआ था, याद रखना आपको। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में करवाया था। अगला क्वेश्चन है। घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम उपयोग में लाई गई थी, यानी प्रयोग में लाई गई थी, तो यह अलाई दरवाजे में लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो दोस्तों वह नहीं दिया है, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया है। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। यह है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है। मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो पहला कथन दिया है 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची पतली मीनार है जो 5 मंजिलों में विभाजित है। यह बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, 180 फीट नहीं है, इसलिए लगभग 47 फीट है, 238 फीट है टोटल। हम 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो कि 4 मंजिलों में विभाजित है। यह बात सही है, तथा ऑप्शन बी आपका सही है, दूसरा वाला। ठीक है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध हिंद इस्लामी शैली में निर्मित था,
तो कौन था तब पहला मकबरा जो हिंद इस्लामी शैली में यानी हिंदी इस्लामी शैली में था? तो वह था बलबन का मकबरा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत होती है? दृश्यातीत का मतलब दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, किसके में दिखाई देती है यार? बलबन के मकबरे में दिखाई देती है। ऑप्शन बी इसका भी होगा। सेम क्वेश्चन था, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला दिया तुगलकाबाद का किला, दूसरा लोधी गार्डन, तीसरा कुतुब मीनार, चौथा फतेहपुर सीकरी। इसका कालानुक्रम निर्माण कालानुक्रम स्थापित करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, इसमें हुआ था कुतुब मीनार का भी यह ममलूक वंश था, उसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने द्वारा निर्मित करवाई गई थी। तो पहले यह हो जाएगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बाद फिर हो जाएगा आपका तुगलकाबाद का किला। तुगलकाबाद का किला है गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक और फिर मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। तो यह हो जाएगा फिर लोधी गार्डन और फिर उसके बाद फिर फतेहपुर सीकरी, फिर लोधी गार्डन। इस तरीके से लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, वह है सूची 1 और सूची 2, एक में भवन एक में निर्माण करता है। तो सुल्तानगढ़ी, लाल महल, जमात खाना मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, इधर निर्माण करता अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। इस तरीके से सुल्तानगढ़ी का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। लाल महल का निर्माण 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। जमात खाना मस्जिद की स्थापना किसने करवाई थी? यह करवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और लाल महल का निर्माण करवाया था बलबन द्वारा। इस तरीके से आपका ऑप्शन इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? तो यह थे अत्रि कवि। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? इसे विश्वकोश भी कहा जाता है, हिंदुओं का विश्वकोश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेल करना है। इसमें इमारत दिया है एक तरफ और दूसरी तरफ दिया है निर्माण करता। तो लाल महल बलबन सही बात है। हिंडोला महल होशंग शाह, यह बात गलत है क्योंकि हिंडोला महल गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, और लाल मस्जिद दरवाजा मस्जिद बीबी राजे ने निर्मित करवाया था। चित्तौड़गढ़ का किला जो था वहां पर कीर्ति स्तंभ निर्मित करवाया था, किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था राणा कुंभा के समय में। ठीक है, राणा कुंभा के समय में। आपका ऑप्शन ए इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? और ऑप्शन दिया है आपका अजमेर, कुव्वतुल इस्लाम, और दूसरा ऑप्शन दिया है जौनपुर जिसको अटाला मस्जिद है, मालवा, जहाज महल, और गुलबर्गा में दिया है जामा मस्जिद। तो गुलबर्गा में जामा मस्जिद है, यह भी बात सही है। मालवा में जहाज महल है, मांडू में, मालवा के मांडू में, यह भी बात सही है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, यह भी सही है। अजमेर में कुव्वतुल इस्लाम, यह नहीं है क्योंकि यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वह दिल्ली में स्थित है। इस तरीके से ऑप्शन ए आपका सही होगा। यहाँ भी सुमेल करना, एक तरफ वास्तु शैली, दूसरी तरफ संबद्ध राजवंश। एक तरफ है ए में है मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, और दूसरे में दिया अष्टभुजी मकबरों का उदय, तीसरे में स्तंभों में बोधगोई का प्रयोग, और डी में दिया झुके हुए मीनारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। और संबद्ध राजवंश में सरकी, विजयनगर, खिलजी और तुगलक वंश दिया हुआ है। मेहराब की निचली सतह जो है वह दोस्तों हो जाएगी आपकी खिलजी वंश की विशेषता हो जाएगी, और जो अष्टभुजी मकबरों का उदय वह तुगलक के समय में है। स्तंभों में बोधगोई का प्रयोग, तो यह है दोस्तों विजयनगर का कार्य, और झुकी दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार या सरकियों का काल है। तो इस तरीके से 3, 4, 2, 1 आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक हमने इसमें टोटल दिल्ली सल्तनत में प्रशासन और स्थापत्य को समाप्त कर लिया। अब अगला टॉपिक है साहित्य वाला पोर्शन। अब साहित्य से संबंधित क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों यह नाम है अलबरूनी द्वारा यह रचित है। दूसरा है तहकीक हिंद, किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों तहकीक हिंद किताब के लेखक हैं अलबरूनी। सेम क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों अमीर खुसरो का पटियाली एटा में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? पटियाली एटा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कि स्थित है। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? तो दोस्तों अमीर खुसरो ने कहा है स्वयं को हिंदुस्तान का तोता। अमीर खुसरो के ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है? तो दोस्तों किसके विकास में निभाई? खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली के विकास में। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो दोस्तों उन्होंने देखा था इसे, इसमें से कोई आंसर नहीं, उसने निजामुद्दीन औलिया ने देखा था एक्चुअली में, ठीक है, 7 सुल्तानों का काल, तो इसमें से कोई आंसर नहीं, तो इसे आप छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? नवाब असफुद्दौला, गयासुद्दीन बलबन और मोहम्मद शाह रंगीला, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों उनका था मोहम्मद बिन गयासुद्दीन बलबन के टाइम से, ठीक है। अलाउद्दीन के समय भी वह दरबार में रह चुके थे, ठीक है। कौन कौन थे उसके दरबार में देखा जाता? अमीर खुसरो, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबात की उमर, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर और मुबारक शाह, नसरुद्दीन खुसरो शाह, गैसुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत उन्होंने काम करा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे थे, तो किसके दरबार में रहते? अमीर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो वही सेम क्वेश्चन लगातार दे रहा, कितना इंपॉर्टेंस आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? वह कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतज्ञ भी थे। यह बात बिल्कुल सही, वह तीनों थे, ठीक है। ऑप्शन डी इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नई फारसी कवि सभा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? तो अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली के जनक के रूप में अमीर खुसरो को माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सभा के हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता भी अमीर खुसरो को ही माना जाता था। उनका कहना था, न लफ्ज़े हिंदी वस्त अज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो दोस्तों अमीर खुसरो को माना जाता है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, तो अमीर खुसरो ही थे हिंदी और फारसी दोनों के विद्वान। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो दोस्तों अमीर खुसरो ने ही किया था यह सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कथनों पर विचार करना। पहला कथन दिया, हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस आदिल सादुती द्वारा लिखा गया है। बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। बिल्कुल बात सही है, दोनों कथन सही है और आपका आंसर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तबकात नासरी के लेखक कौन थे? तो दोस्तों हुआ थे मिनहाज उद्दीन सिराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कालक्रम उनका स्थापित करना। फतवाए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकात नासरी। तो दोस्तों आपको बता दें, किताबुल हिंद सबसे पहले अल-बरूनी ने किया था मोहम्मद गजनी के टाइम पे। उसके बाद फिर हो जाएंगे आपके पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने किया था लगभग पृथ्वीराज चौहान के थर्ड के टाइम में। और उसके बाद फिर हो जाएगा आपका तबकात नासिरी जो कि मिनहाजुद्दीन सिराज ने किया था। उसके बाद फिर हो जाएगा फतवा जहांदारी। इस तरीके से आपका आंसर होगा 3, 2, 4, 1, ठीक है। और यह क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो दोस्तों बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ मिलता है? तो दोस्तों यह मिलता है तबकात नासिरी में, जो कि मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक थी, ठीक है। निम्नलिखित निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों को संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों फारसी वाला भाषा थी, जो कि दिल्ली सल्तनत यही उपयोग करते थे। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों से होता है, तो किससे होता है? तो दोस्तों यह था कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप से को इंगित करने के लिए अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी इसमें से सही आंसर है, ठीक है। इसमें सूचियों को सुमेल करना, सूची 1, सूची 2 दिया, सूची 1 में दिया जियाउद्दीन बनी, हसन निजामी और फिर मिनहाजुद्दीन सिराज, याहिया बिन सरहिंदी। इधर दिया तबकात मुबारक शाही, तबकात नासिरी, तारीख फिरोज शाही, ताजुल मासिर और तबकात अकबरी। तो आपको बता दें इसमें से जियाउद्दीन बनी का हो जाएगा तारीख फिरोज शाही, ठीक। और फिर हसन निजामी का हो जाएगा ताजुल मासिर, मिनहाजुद्दीन सिराज का हो जाएगा तबकात नासिरी, याहिया बिन सरहिंदी का हो जाएगा तारीख मुबारक शाही। आपका डी आंसर 3, 4, 2, 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ में भी सूची को सुमेल करना। सूची 1 में दिया पुस्तक, सूची 2 में दिया है विषय, ठीक है। सूची 1 में जो दिया है मिरात सिकंदरी, बुरहान मासिर, रियाजुल सलातीन और रियाजुल इंसा दिया हुआ, ठीक है। और विषय में दिया बंगाल का इतिहास, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, महमूद गवा के पत्रों का संग्रह और गुजरात विजय। इसमें बता दें जो सिकंदरी है, मिरात सिकंदरी, हाँ गुजरात विजय का वो किया गया है, उल्लेख किया गया है। बुरहान मासिर जो है यहाँ पे आपको देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि बहमनी के अहमद नगर का इतिहास, ठीक है। और रियाजुल सलातीन जो है वह बताया गया है मोहम्मद गवा के पत्रों को, रियाजुल इंसा बंगाल का इतिहास बताया गया। इस तरीके से आपका ए आंसर 4, 2, 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
सूची एक सूची दो को सुमेल करना। सूची एक में दिया फुतुहात उस सलातीन, फुतुहात फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही, खजाइन उल फुतू, और रचनाकारों को दिया इधर फिरोज शाह तुगलक, अब्दुल मलिक इसामी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन मरनी। तो खजाइन उल फुतू तो दोस्तों ये अमीर खुसरो का है, तारीख फिरोज शाह तुगलक का हो जाएगा, ठीक है। फुतुहात है फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, तारीख फिरोज शाह जियाउद्दीन मरनी का हो जाएगा, फुतू सलातीन आपका अब्दुल मलिक इसामी का हो जाएगा। इस तरीके से आंसर ए का 4, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, सूची को सुमेल करना। सूची 1 सूची 2 दिया, सूची 1 में दिया ताजुल बासिर, खजाइन उल फुतू, तारीख मुबारक शाही, फतवा जहादारी। सेम क्वेश्चन वही ऊपर वाला ही है, ताजुल मासिर को आप लगा देंगे हसन निजामी को, खजाइन उल फुतू लगा देंगे अमीर खुसरो को, तारीख मुबारक शाही जियाउद्दीन बरनी का, और फतवा जहादारी यही आंसर हिंदी का। इस तरीके से आपका आंसर ए सही होगा। 2, 3, 4, 1, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यह है निम्नलिखित कथनों में खजानुल फुतू नामक पुस्तक की रचना की गई है, किसने करी है? खजानुल फुतू अमीर खुसरो द्वारा रचित है, ऑप्शन बी इसमें से सही हो जाएगा। तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों वाहिद जियाउद्दीन बरनी और शमशाद सिराज अफीफ, यानी इन दोनों लोगों ने जियाउद्दीन बरनी के तारीख फिरोज शाही की रचना करी है, ठीक है। अब सूची को फिर सुमेल करने वाला क्वेश्चन आ गया। सूची 1 दिया, सूची 2 दिया, सूची 1 में दिया तारीख हिंद, तारीख दिल्ली, रहला, तबकात नासरी, इधर इब्न बतूता, मिनहाज और अलबरूनी खुसरो। तारीख हिंद जो है वह अलबरूनी का, तारीख दिल्ली जो है वह रहला जो होगा इब्न बतूता का, तबकात नासरी मिनहाज का, तारीख दिल्ली खुसरो का। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी इसमें से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ भी कूट को मिलाना है। एक में दिया हकाइक हिंदी, तहजीबुल अखलाक, कुजुल तिजार, जवामिउल हकायत, इधर दिया इब्न मिसवाकिया, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी व अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, बैलक अल कबाइकी, ठीक है। बहुत खतरनाक नाम है भाई। तो इसमें दिया है एक हकाइक हिंदी हो जाएंगे आपके अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, ठीक है। और इसके अलावा फिर ये तहजीबुल अखलाक इब्न मिसवाकिया, कुजुल तिंजार यह हो जाएंगे यह हो जाएंगे बैलक अल कबाइकी, और जमायुल हिकायत हो जाएगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2, ठीक है। आपका क्वेश्चन है अगला, खवादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण, इसका संकलन किसने किया है? इसका संकलन अमीर हसन सिजजी द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को माना जाता है, ठीक है। और उसकी रचना भी लगभग करी है अमीर खुसरो ने, ठीक है। संगीत या तबला का प्रचलन किया, ठीक है। तो इसका प्रचलन किया अमीर खुसरो ने संगीत के तबला में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित है संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा था? तो दोस्तों किसने रखा था? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राज संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह है राणा कुंभा, ठीक है। राणा कुंभा एक संगीत में मीमांसा संगीत राज और संगीत शास्त्र नामक पुस्तकों का निर्माण किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरफ नाम है एक तरफ ग्रंथ है संगीत में, इसमें तरफ है पंडित भाव भट्ट संगीत राज, यह बात बिल्कुल सही है। उस्ताद चांद खान राग चंद का, यह भी बात सही है। पुंडरीक विठल की राग माला मतलब यह गलत है इसमें कथन में, लेकिन यह राग माला जो है पुंडरीक विठल की, यही बात बिल्कुल सही है। कुंभा राग कल्पद्रुम, यह बात गलत है। इस तरीके से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को सुमेल करना है। सूची 1 में दिया है ग्रंथ और सूची 2 में दिया है रचयिता। रागमाला जो दिया है दोस्तों, रागमाला जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा रस कौमुदी हो जाएगी आपकी, राग विबोध और चतुर्दंडी प्रशासिका, ठीक है। तो रागमाला जो है पुंडरीक विठल, रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट मखिन का हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ भी सुमेल करना। सूची 1 में दिया है पुस्तक और सूची 2 में दिया है लेखक, ठीक है। तो सूची 1 में जो दिया है पुस्तक उसमें है रास पंचाध्यायी
तो रास पंचाध्यायी आपका हो जाएगा नंददास द्वारा, आपका 1 का 3 कर देंगे। और उसके बाद फिर जो चैतन्य भागवत है, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वह लिखी गई है वृंदावन दास, ठीक है। और चैतन्य मंगल जो है सी वह जयनंदा द्वारा, और भक्ति रत्नाकर वह नरहर चक्रवर्ती। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी 3, 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं वहीं से। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, तो किसने लिखा था? फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था, फुतहा थे फिरोज शाही, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मीरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें गुजरात का सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन, इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और उचित प्रबंधन का वर्णन है। इस तरीके से दोनों ही कथन इसमें सही हैं। और हमने देख लिया दिल्ली सल्तनत के सारे क्वेश्चनों को, यानी कि उसके साहित्य से संबंधित, ठीक है। और अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के जो विविध क्वेश्चन है उनको देखेंगे। इसके बाद लगभग हमारा यह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लगभग आप देखें तो 27 क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप कंप्लीट कर लिया जाएगा आराम से। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, तो दोस्तों भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था, क्योंकि आप जानते हैं तुर्कों में कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए लाहौर में मारा गया था, ठीक है। सूची 1 सूची 2 को सुमेल करना। दूसरे क्वेश्चन में सूची 1 में दिया फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर को दिया। सूची 2 में दिया है दीवान रियासत, नवरोज, नहरों का निर्माण और सर थॉमस रो। तो जहांगीर को मिला दो सर थॉमस रो, अलाउद्दीन खिलजी को मिला दो दीवान रियासत, बलबन को मिला दो नवरोज और फिरोज शाह तुगलक को मिला दो नहरों का निर्माण। इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा देख लेना है। 3, 2, 1, 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत में किस दिल्ली सल्तनत सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? यह होती थी नसरुद्दीन खुसरो शाह के समय में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है? इसमें दिया इल्तुतमिश रजिया के पिता, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हमीदा बानो अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी। यह बात गलत है, सी वाला। हमीदा बानो बेगम जो थी वह हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है। हमें सुमेल करना, एक तरफ यात्री दिया, एक तरफ देश दिया। इब्न बतूता, मार्को पोलो, अब्दुल रजाक नूनी, जिधर मोरक्को, इटली, तुर्की और पुर्तगाल। इब्न बतूता का जो मोरक्को का था, पुर्तगाल का मार्को पोलो था, और अब्दुल रजाक का जो था वो तुर्की से था, और नूनी इटली का था, ठीक। आपका हाँ, आपका इस तरीके से आंसर सी वाला अब्दुल रजाक जो तुर्की था, यह सुमेलित नहीं है, यही गलत होगा, ठीक। अगर मिलान करना तो आप यहाँ से मिला भी सकते हैं, इस तरीके से, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यात्रियों को पधारने का अनुक्रम बताना, यानी कि कालक्रम में वो कब कब आए थे भारत में, यह स्पष्ट करना। एक तरफ है इब्न बतूता, ट्रेवेनियर, अलबरूनी और मनूची। तो दोस्तों आपको बता रहे सबसे पहले अलबरूनी आया था, अलबरूनी के बाद इब्न बतूता आया, इब्न बतूता के बाद आया दोस्तों ट्रेवेनियर और फिर आया है मनूची। तरीके से आपका आंसर होगा 3, 1, 2, 4 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दस्तार बंदान कौन होते थे? दोस्तों यह होते थे उलेमा होते थे दस्तार बंदान, ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कुलाहदारन कहलाते थे? दोस्तों उन्हें कहा जाता, सैयदों को कुलाहदारन भी कहा जाता था। चुंबकीय दिशा सूचक को भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी जाती थी? दोस्तों दी जाती सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा, ठीक है। निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया है, जिसके राज के सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कुट की सहायता से चयन करना। शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, रजिया सुल्तान। तो दोस्तों आपको बता दें, रजिया सुल्तान, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर हो जाएगा शेरशाह, फिर अकबर। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 4, 3, 1, 2 आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सूची को सुमेल करना। एक तरफ युद्ध दिया है, एक तरफ वर्ष दिया है। तो दोस्तों चंदवाड़ का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालिकोटा का आक्रमण, घाघरा का युद्ध। तो दोस्तों आपको बता दें, जो तालिकोटा का है वह 1565, घाघरा का जो होगा 1529 होगा, तैमूर का युद्ध जो होगा 1398, चंदवाड़ का यानी चंदावर का युद्ध 1194 में, ठीक है। इस तरीके से आपका 2, 1, 4, 3 आंसर सही है, डी वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेल नहीं है? बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी अवध, रजिया सुल्तान दिल्ली और बाज बहादुर मालवा। तो इसमें से बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, चांद बीबी अवध से संबंधित नहीं है, अहमदनगर से संबंधित थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। एक तरफ है विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। इसका कालक्रम स्पष्ट करना। तो दोस्तों सबसे पहले कुतुब मीनार हो जाएगा,
इसका निर्माण हो जाएगा। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाएगी। फिर पुर्तगालियों का भारत आगमन और विजयनगर के कृष्णदेव का शासनकाल। इस तरीके से आपका आंसर होगा 2 4 3 1 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना, उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करना। पहला दिया है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण अफगान षड्यंत्र जलालुद्दीन खिलजी के हत्या तराइन का द्वितीय युद्ध। तो आपको बता दें सबसे पहले होगा तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर हो जाएगा आपका जलालुद्दीन खिलजी के हत्या, फिर हो जाएगा अफगान षड्यंत्र, फिर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के राजधानी का स्थानांतरण किया जाना। इस तरीके से ऑप्शन ए इसमें से ज्यादा सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर अवतरण पर ध्यान देना है। इसमें दिए अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध से लेकर विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उसने विशाल भूभाग देखा जिसके आज के 44 देश आते हैं। कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी उसने तय करी थी और पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री था। दोस्तों वह था सबसे बड़ा यात्री, बता दें आपको, इब्न बतूता कहा जाता था। मार्को पोलो आप लोग गलती से मत मार देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यह इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए युग्मों में आपको बताना है कि कौन सा सुमेल सही है या नहीं। ठीक है, कृष्णदेव राय, सम्रांग और सूत्रधार, महेंद्र देव वर्मा, मत्स्य विलास प्रहसन, यही सही है। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही है, बाकी देखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। दोस्तों वह किया था खिलजियों ने। ठीक है, लगभग 1290 से लेकर 1320 तक उन्होंने किया था, लगभग 30 वर्ष तक केवल। ठीक है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही काल अनुक्रम क्या है। खिज्र खान, मोहम्मद शाह, मोहम्मद मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। और उसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला खिज्र खान हो जाएंगे, फिर मुबारक शाह होंगे, फिर मोहम्मद शाह होंगे, फिर अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएंगे। 1 3 2 4 आंसर सही हो जाएगा। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इसमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की है। तो किसने नहीं की थी दोस्तों, इसमें क्या इल्तुतमिश ने नहीं किया। ठीक है, आइन उल मुल्तानी के, ठीक है, वो लगभग 1305 के आसपास की कहानी है, जबकि इल्तुतमिश तो 1236 में ही उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रथा के शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। दोस्तों जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इसमें से सही है। निम्नलिखित में से मध्यकालीन विद्वान लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था। तो दोस्तों उसमें से हेमचंद्र सूरी थे जो कि जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें है कि शायद यह है दिल्ली सल्तनत का पूरा भी का ही अंतिम क्वेश्चन है। तो यह है मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे। दोस्तों एक ग्राम के मुखिया को कहा जाता था। ठीक है, इस तरीके से हमने देख लिया दिल्ली सल्तनत कालीन पूरे तरीके से समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे उत्तर भारत में एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंशों को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित क्वेश्चनों को। ठीक है, अभी तक हमने पूरा दिल्ली सल्तनत का तो पूरा ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब प्रांतीय राज्य जो थे उनके बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। मतलब जौनपुर किसकी याद में स्थापित किया था, मोटा यही पूछ रहा है मेनली। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से स्थापित किया गया था, क्योंकि उसका एक नाम और जौना खा था। ठीक है, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने जौना खा के नाम पर जौनपुर की स्थापना करी थी। अतः ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जौनपुर की स्थापना किसने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सरगी सुल्तानों के शासनकाल में निम्नांकित में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। जौनपुर का कहा जाता था। ठीक, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। निम्न में से किसे भारत का सिराज कहा जाता था। वही आसान क्वेश्चन लगा था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुआ है सरकी शासक हुसैन शाह था। ठीक है, आपको याद रखना हुसैन शाह सरकी, जो कि जौनपुर का अंतिम शासक माना जाता है। अब दिया इसमें कथन और कारण दिया गया है, आपको कथन कारण में बताना है। तो अभिकथन जो दिया है, जौनपुर है जो सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, यह कथन दिया है। ठीक है, कारण में दिया है जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। दोनों ही कथन कारण दोनों ही सही व्याख्या कर रहे हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीर का वह शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था। तो जैनुद्दीन आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से
किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? तो दोस्तों जैनुल आब्दीन, जो कि कश्मीर का शासक था, उसने जजिया कर सबसे पहले समाप्त किया था कश्मीर क्षेत्र में। निम्न में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या पर समाप्त कर दिया था? सेम वही क्वेश्चन, जैनुल आब्दीन इसके सही आंसर होगा। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जैनुल आब्दीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं का समानता, फारसी शैली। तो दोस्तों इसमें बौद्ध पैगोडाओं भी उसमें एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि बौद्ध स्थापत्य है उसकी कलाकृति पर ही इसने, यानी कि जैनुल आब्दीन ने कश्मीर की जामा मस्जिद को निर्मित किया था। ठीक है, इस तरीके से बुर्ज भी था, फारसी शैली का भी थोड़ा बहुत अंश था, तो आपको इनमें से तीनों ही मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। यह है निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो दोस्तों उसमें कुंभा के दरबार में मुनि जिन विजय सूरी नहीं थे। ठीक है, सुमेल करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ दिया शासक, एक तरफ दिया राज्य। पहले दिया इसमें राणा हमीर को, फिर राणा चुंडा, फिर मलिक राजा फारूकी, फिर मलिक सरवर ख्वाजा जहां। ठीक है, एक तरफ दिया हुआ है मेवाड़ राज, मारवाड़, खानदेश और मालवा। जो मलिक सरवर ख्वाजा जहां थे ये मालवा से संबंधित नहीं थे, ध्यान देना है। ठीक है, इस तरीके से आपके डी आंसर इसमें से सही हो जाएगा। अब निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। एक तरफ दिया मध्यकालीन भारतीय राज्य, एक तरफ दिया वर्तमान क्षेत्र। इसमें दिया चंपक, दुर्गर, कुलूथ। एक तरफ दिया मध्य भारत, जम्मू और मालवा। तो इसमें से दोस्तों आपको बता दें केवल दुर्गर जो है, दुर्गर को जम्मू के नाम से भी जाना जाता है, यही सही है, बाकी और सब सारे गलत हैं। ठीक है, और जो चंपक है उसे चंबा, और कुल्लू जो है उसे कुल्लू नाम से जाना जाता था, और ये क्षेत्र थे हिमालय वाले रीजन से। ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने करी थी। ठीक है, लगभग 1347 में हसन गंगू नाम से जाना जाता था या। ठीक है, बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन। सेम क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1347 में हुई थी। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों गुलबर्गा थी। ठीक है, वर्तमान में कर्नाटका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? हसन गंगू था, जिसे अलाउद्दीन हसन शाह भी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था, तो दोस्तों बहमनी राज्य 14वीं ईस्वी सदी में स्थापित हुआ है। सूची को सुमेल करना। सूची एक में दिया आदिल शाह, फिर दिया कुतुब शाही, फिर निजाम शाही, फिर सरकी शाही। एक दिया अहमद शाह, फीजापुर, गोलकुंडा और जौनपुर। सरकी शाही का आप जौनपुर मार सकते हैं। ठीक है, आदिल शाही का आप लोग मार सकते हैं आदिल शाही का आप लोग, निजाम शाही का आप अहमदनगर मार दे, आदिल शाही का आप लोग मार दे बीजापुर, और कुतुब शाही आप टिक लगा सकते हैं गोलकुंडा पे। इस तरीके से आपका डी 2 3 1 4 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर कहती थी, और यह कहा जाता था इब्राहिम आदिल शाह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? तो दोस्तों वह है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो दोस्तों वह हुआ था अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया था। यानी कि अहमदनगर को जब मुगल साम्राज्य में मिला लिया और वहां के शासक हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया, इस तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, वह युग में जो सही सुमेल नहीं उसको इंगित करना। बाज बहादुर मालवा से सही है, कुतुब शाह गोलकुंडा से भी सही, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से भी सही, यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर से यही बात गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मध्यकालीन गुजरात में किस एक शासक ने दीव जो था उसे पुर्तगाली को सुपुर्द कर दिया गया था? वह किया था दोस्तों बहादुर शाह ने, जो कि गुजरात का एक शासक था। ठीक है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता था? कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो गोलकुंडा वर्तमान में हैदराबाद को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेल है? काकतीय, देवगिरी, होयसल, द्वार समुद्र, यादव, वारंगल, पांड मधुरथ। इसमें आपको बता दें द्वार समुद्र यह भी सही है और पांड मधुरथ यह भी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों भी सही है। ठीक है, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? तो वह थी होयसलों की। ठीक है, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार करना। एक तरफ होयसल, काकतीय, गढ़वाल और एक तरफ दिया है यादव को। इसमें से बताया गया कि अपने राज्य 8वीं शताब्दी में इन्होंने स्थापित किए थे। दोस्तों किसी ने भी 8वीं शताब्दी में अपने राज्य को स्थापित नहीं किया था। सूची 1 सूची 2 को सुमेल करना। सूचियों के दिए नीचे कूट को
उत्तर चुनना है। सूची 1 में दिया है राज्य और सूची 2 दिया है राजधानी। एक तरफ दिया पल्लव, पांडे, यादव, काकतीय, दूसरे तरफ वारंगल, कांची, मदुरै, देवगिरी। ठीक है, तो यादव हो गए आपके देवगिरी, काकतीय हो गए वारंगल, पांडे हो गए पांडे हो गए मदुरै, और फिर पल्लव हो गए कांची। इस तरीके से आपका 2 3 1 4 1 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा से संबंधित है? तो दोस्तों वह है काकतीय शासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, यह है रुद्रमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उसके बारे में सही कथन चुनना। रुद्रमा वारंगल के काकतीय शासक की चौथी स्वतंत्र शासक थी, एकदम सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्व गंगोर, देवगिरी के सेउन शासकों को पराजित किया, यह भी बात सही, ऑप्शन सी इसमें से सही हो जाएगा। होयसल स्मारक यानी होयसल मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं तो हलेबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो वह है हलेबीड वर्तमान नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुम्बद जो संसार के विशालतम गुम्बदों में से एक है? तो दोस्तों आपको बता दो, गोल गुम्बद बीजापुर को विशाल के सबसे बड़े गुम्बदों में से एक माना जाता था। निम्नलिखित स्मारकों को उनके संबंधित शासक से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तरफ दोहरा गुम्बद, एक तरफ अष्टभुजी मकबरा, एक तरफ सप्त मेहराबी मकबरा, एक तरफ गोल गुम्बद। ठीक है, तो आप तो एक तरीके से बता दें, आपका दोहरा गुम्बद जो हो जाएगा वह हो जाएगा सिकंदर लोधी का, और फिर अष्टभुजी मकबरा हो जाएगा वह बलबन का हो जाएगा, बलबन का, और फिर आपका सप्त मेहराबी मकबरा यह हो जाएगा आपका अष्टभुजी तो आपका वो शेरशाह का हो जाएगा, सप्त मकबरी मकबरा यह बलबन का हो जाएगा, गोल गुम्बद आपका हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है, इस तरीके से आपका 4 1 3 2 सही, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मांडू में स्थित जंतर महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों इसमें से करवाया था, मांडू में जो जहाज महल था उसका निर्माण करवाया था गयासुद्दीन खिलजी में करवाया गया था। इसमें से कोई आंसर सही नहीं मिल रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मांडू के जहाज महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो वह करवाया गया है भाई गयासुद्दीन खिलजी द्वारा। गुजरी महल किसके द्वारा निर्मित है? तो दोस्तों गुजरी महल मान सिंह द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, और यह है सुमेलित नहीं है, तो इसमें से अदीना मस्जिद जो है वह मांडू में, यही बात गलत है, पश्चिम बंगाल के पंडुआ में स्थित है। ठीक है, सूची 1 सूची 2 को सुमेल करना है, एक तरफ स्मारक एक तरफ निर्माता। अटाला देवी मस्जिद, छोटा मस्जिद कदम रसूल, अदीना मस्जिद पंडुआ। ठीक है, तो आपको बता दें इसमें से अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह सर की, छोटा मस्जिद वली मोहम्मद, कदम रसूल नुसरत शाह, और अदीना मस्जिद सिकंदर शाह द्वारा किया गया था। और दोस्तों यह है प्रांतीय राज्यों का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ठीक है, दक्षिण भारत के पॉलीगर कौन थे? दोस्तों दक्षिण भारत के पॉलीगर क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे, ऑप्शन सी इसमें से सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी हमारी क्लास जिसमें हमने उत्तर प्रांतीय राज्य व्यवस्था को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, और लगभग हमें अब भक्ति और सूफी आंदोलन के बाद हम लोग देखेंगे मुगल कालीन। ठीक है, तो आपको 2 क्लास में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फिर यूट्यूब चैनल से जुड़कर, व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर आप अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं कि हम और बेहतर रूप में क्लास को लाएं। धन्यवाद दोस्तों।